हेलो एवरीवन। पिछले लेक्चर्स में हम लोग बेंजीन की रिएक्शंस के बारे में पढ़ रहे थे। उन्हीं के कंटिन्यूएशन में एक रिएक्शन है ये फ्रीडल-क्राफ्ट रिएक्शन। ठीक है, बहुत ही वेल नोन और रिएक्शन है, नेम रिएक्शन है दूसरा। तो स्टार्ट करते हैं हम लोग। सबसे पहली चीज़, दो साइंटिस्ट हमारे जिनके नाम पर ये रिएक्शन है उनको क्रेडिट देना चाहिए हमको। एक थे हमारे चार्ल्स फ्रेडल एंड दूसरे थे हमारे एम क्राफ्ट्स। ठीक है, तो इन्होंने मिलकर 1877 में ये रिएक्शन दी थी। ठीक है, डिस्कवर की थी। तो इन दोनों साइंटिस्ट के नाम पर ही इस रिएक्शन का नाम है फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन। ओके, तो ये तो थी इस रिएक्शन की हिस्ट्री। अब हम बात करते हैं कि फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन होती क्या है। सबसे पहले हम बढ़ते हैं। फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन दो टाइप की होती है। पहला हो जाती है हमारी फ्रीडल क्राफ्ट alkylation and second one is Friedel Crafts acylation। ठीक है, नेम इंडिकेट कर रहा है इलेक्ट्रोफाइल यहाँ कैसा बनेगा, ये इलेक्ट्रोफाइल होगा एल्काइल ग्रुप। ठीक है, कोई भी एल्काइल ग्रुप होगा उसका ही इलेक्ट्रोफाइल जनरेट होगा इसमें। और इसमें क्या होगा, कोई भी एसाइल ग्रुप जनरेट होगा। एसाइल ग्रुप क्या होता है, आर सी डबल बॉन्ड ओ, और ये आपका बॉन्ड जिससे भी वो अटैच था, फॉर एग्जांपल इससे अटैच था, तो ये आपका ये आपका इलेक्ट्रोफाइल जनरेट हो जाता है। ठीक है, दूसरी याद रखने वाली बात क्या है, एल्काइलेशन के केस में जनरेशन ऑफ कार्ब कैटाइन भी होता है। ठीक है, लेकिन एसाइलेशन के केस में ऐसा नहीं होता है, जनरेशन ऑफ कार्ब कैटाइन नहीं होता है। ठीक है, इसमें होता भी है, एल्काइलेशन के केस में जनरेशन ऑफ कार्ब कैटाइन होता भी है और नहीं भी होता है। दोनों ही पॉइंट्स हम पढ़ेंगे, कब होता है कब नहीं होता है। और एसाइलेशन के केस में हम बच जाते हैं क्योंकि हमें जनरेशन ऑफ कार्बोकेटाइन नहीं करना पड़ रहा है यहाँ पर, तो अच्छा है। अच्छा, वैसे इसमें भी है, कार्बोकेटाइन पढ़ने को मिलेगा आपको कैसे जनरेट हो रहा है, तो इंटरेस्टिंग लगता है जब आप रिएक्शंस के साथ खेलते हो। ठीक है, तो पढ़ना शुरू करते हैं। और आगे बढ़ने से पहले मैं ये भी आप लोगों से एक बार रिक्वेस्ट करूँगी कि आप कहीं पहले कुछ सेमेस्टर्स में आपने कैसे कार्बोकेटाइन जनरेट होता है, कैसे रीअरेंजमेंट होता है कार्बोकेटाइन के अंदर। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें आपको पहले से पता होना चाहिए। तो आप ज़रूर एक बार देख लेंगे कि कैसे जनरेशन ऑफ कार्बोकेटाइंस होता है यहाँ पर। ठीक है, जनरेशन ऑफ कार्बोकेटाइन हम भी देखेंगे, लेकिन आपको ये पॉइंट्स, पहली चीज़ तो ये पता होना चाहिए कि कार्बोकेटाइंस जो होते हैं, कौन कौन से कार्बोकेटाइंस, जैसे 3 डिग्री ज़्यादा स्टेबल है, 2 डिग्री उससे कम है और 1 डिग्री इससे कम है, ये बातें पता होंगी आप लोगों ने पढ़ी होंगी पहले। दूसरी चीज़, एक हमने पढ़ते थे, हम शिफ्ट्स पढ़ते थे कि अगर स्टेबिलिटी गेन करनी है किसी कार्बोकेटाइन को तो वो कैसे स्टेबिलिटी गेन करेगा। ठीक है, तो उसमें रीअरेंजमेंट होगा डेफिनेटली। ठीक है, अब रीअरेंजमेंट होगा तो किस टाइप का रीअरेंजमेंट होगा, हाइड्रोजन के बगल में कोई कार्बन एटम है, कार्बोकेटाइन बना हुआ है, हाइड्रोजन उसके बगल में है, तो रीअरेंजमेंट होने के लिए वो हाइड्रोजन को रिप्लेस करेगा। तो इस शिफ्ट को हम हाइड्राइड शिफ्ट कह देंगे। ठीक है, अगर मिथाइल शिफ्टिंग हो रही है, अगर बगल वाले कार्बन के पास हाइड्रोजन नहीं है तो मिथाइल सीधे सीधे मिथाइल ग्रुप ही शिफ्ट हो जाता है, तो ऐसे केस में हम उसे कहेंगे मिथाइल शिफ्ट। तो डेफिनेटली जब आप ये पढ़ रहे हो तो आपको इन शिफ्ट्स के बारे में भी पहले से पता होना चाहिए। ठीक है, तो मेरी एडवाइस यही रहेगी, आप लोग एक बार ये अपना जो कार्बोकेटाइन वाला चैप्टर है
वो पहले से एक बार पढ़ोगे तो ऐसा एल्काइलेशन ज़्यादा अच्छे से समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो वैसे तो एक रिएक्शन की बात है बस, आगे देखेंगे हम एक तरीके का जब हमारे पास कैटलिस्ट आ रहा है तभी हमें कार्बोकेटाइन बनाना पड़ रहा है, और दूसरे तरीके का कैटलिस्ट आता है तो कार्बोकेटाइन बनाने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती है। तो लेट्स स्टार्ट विद फ्रिडल क्राफ्ट एल्काइलेशन। ठीक है, तो फ्रिडल क्राफ्ट एल्काइलेशन में होता क्या है, वही पुराना जो हम पढ़ते आ रहे हैं, बेंजीन की रिएक्शंस जो हमने पिछले लेक्चर्स में भी पढ़ी थी कि ये एक हमारे पास बेंजीन रिंग है, ठीक है, और एक रिएक्टेंट ऐसा है जिसमें से हमें एक अपना इलेक्ट्रोफाइल निकालना है। तो हम एल्काइलेशन की बात कर रहे हैं तो हमारा इलेक्ट्रोफाइल क्या होगा, एल्काइल ग्रुप होगा। तो यहाँ से हमें एल्काइल ग्रुप, इस रिएक्टेंट्स में से एल्काइल ग्रुप चाहिए, तो हमें एक ऐसा रिएक्टेंट चाहिए जिसमें एल्काइल ग्रुप होगा। ठीक है, ले लिया। फिर हम क्या ले सकते हैं, डेफिनेटली एक हमें कैटलिस्ट चाहिए, तो हम उसकी जगह ले लेते हैं एनहाइड्रस AlCl3। अब देखो, आप लोग अभी फ्यूचर में ज़रूर ये क्वेश्चन करोगे, मैम एनहाइड्रस AlCl की जगह हम अगर एनहाइड्रस FeCl3 ले लेंगे तो क्या होगा, वो भी आपको बताया जाएगा अभी आगे के लेक्चर में के कंटिन्यूएशन में ही। तो ध्यान से पहले हम इसकी तरफ फोकस करेंगे, क्योंकि क्या होता है कि हमारा दिमाग वहीं अटका रह जाता है कि एनहाइड्रस AlCl3 ले लिया है, कहीं हम अगर हमने FeCl3 ले लिया होता तो क्या होता, और कुछ और ले लिया होता तो क्या होता। तो पहले वहाँ नहीं जाएंगे, पहले हम एनहाइड्रस Cl3 की बात कर लेते हैं, ठीक है, जिससे कि हम इसको अच्छे से समझ लें, क्योंकि यही वो कैटलिस्ट है जो कार्ब कैटाइन बनने को मजबूर करता है। ठीक है, तो कार्बोकेटाइन इसी की वजह से बन रहा है, और अगर हम अदर लुईस एसिड्स लेंगे FeCl3 जैसे, तो कार्बोकेटाइन बनेगा ही नहीं, तो रिएक्शन बड़ी आसान हो जाएगी। इसीलिए मैं कह रही हूँ कि अभी हमने ऐसा लुईस एसिड ले रखा है, ऐसा इलेक्ट्रोफाइल ले रखा है जो कि कार्बोकेटाइन बनाता है, इसलिए हम इसे बहुत ध्यान से पढ़ेंगे, राइट। तो फिर क्या हो गया, हमारे पास एक बेंजीन रिंग जिसपे हमें इलेक्ट्रोफाइल का अटैक कराना है, रिएक्शन करानी है जिसकी। दूसरा रिएक्टेंट हो गया एक ऐसा रिएक्टेंट जिसमें हमारा इलेक्ट्रोफाइल जिसका हमें जनरेट करना है, तो एल्काइलेशन कर रहे हैं तो हमें एक ऐसा रिएक्टेंट चाहिए होगा जिसमें एल्काइल ग्रुप हो, राइट। और यहाँ पर एक हमारा एज यूजुअल एक हमारे पास कैटलिस्ट हो गया। ठीक है, अब हमारा इससे बनेगा क्या, अभी हम सीधे सीधे यहीं पर लिख देते हैं क्या बन रहा है। इसको ऐसे करके बन रहा है हमारा, यहाँ पर R लग जाएगा, और ये जो X है ये यहाँ पर जो हाइड्रोजन एटम है इसके साथ निकल के HX बना लेगा लास्ट में। ठीक है, तो ये तो हमारी जनरल रिएक्शन हो गई। ठीक है, अब हम स्टेप 1 कर लेंगे। सबको पता होगा, हर बच्चा मेरे ख्याल से ये कर पाएगा, क्योंकि हम पिछले लेक्चर्स में देखते चले आ रहे हैं। स्टेप 1 क्या था, स्टेप 1 था जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रोफाइल। तो जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रोफाइल में हम क्या कर रहे थे, हमारा क्या है ये एक रिएक्टेंट है जो कि जिसका हमें इलेक्ट्रोफाइल बनाना है। दूसरा हमारे पास क्या आ गया है, AlCl3। अब देखो, पहले AlCl3 क्या करता था, पहले भी वही करता था, अब भी वही करेगा, तो इसमें कंफ्यूज नहीं होना है हमें। ठीक है, तो AlCl3 अपने पास क्या रख लेता था, थोड़ी देर के लिए कोई भी जो हमारे पास स्पीशीज होती थी जो कि हमारे इलेक्ट्रोफाइल से अटैच्ड होती थी, उस स्पीशीज को अपने पास रख लेता था, है ना। तो अभी भी कर तो यही रहा है, लेकिन हम इसको कैसे रिप्रेजेंट करेंगे यहाँ पर, वो ध्यान रखना है। इसको हम ऐसे रिप्रेजेंट करेंगे RX, ये जो बॉन्ड है ना बीच में, क्योंकि अभी ये पूरी तरह से टूटा नहीं है, तो हम इसे डैश 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 ऐसे दिखाएंगे। ठीक है, फिर इसने क्या किया, कोऑर्डिनेट बॉन्ड किसके साथ भी बना लिया, हमारे
AlCl3 के साथ भी कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना लिया। ठीक है, तो लोन पेयर है इसके पास। अभी तक आप देखो पिछली रिएक्शंस में आपने देखा, जब आपने हेलोजनेशन देखा था तो यहाँ पर ये देखो हेलोजन का ही तो रूप है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर अगर CH3Cl लगा हुआ है, ये मान के चलो, ठीक है, तो हम R की जगह इसको CH3Cl से इस एग्जाम्पल को देख लेंगे तो ज़्यादा हमारे लिए बेटर रहेगा। ठीक है, तो यहाँ पर भी हम लिख देते हैं CH3Cl, तो R की जगह पे हम ये लेके चलते हैं। तो क्या होगा, CH3 और Cl है, ठीक है, तो Cl के पास क्या होता है, लोन पेयर होते हैं। अब AlCl3 क्या है, हमारा लुईस एसिड है। लुईस एसिड क्या होता है, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोफाइल होता है। तो ये क्या करेगा, जब इसे लोन पेयर दिखाई देंगे तो वो झट से उसे लेने की कोशिश करेगा, तो ये लोन पेयर को अट्रैक्ट करेगा। तो यहाँ से ये जो लोन पेयर इसके ऊपर है, हमारे इस ग्रुप के ऊपर, वो क्या करते हैं, कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना लेते हैं। ठीक है, तो ना ही ये जो एक्स है इसे छोड़ पाया है अभी अपने अल्काइल ग्रुप को, और ना ही ये इसको सही से पकड़ पाया है। तो हम इसको ऐसे रिप्रेजेंट कर रहे हैं कोऑर्डिनेट बॉन्ड को, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप में ये आगे बढ़कर क्या करेगा, बॉन्ड ब्रेक भी कर लेगा, और ये आपका बन जाएगा R प्लस, राइट, और क्या अलग हो जाएगा, AlCl3X माइनस। ठीक है, तो X की जगह हम कुछ भी ले सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल इस केस में हम ले रहे हैं तो क्या है ये, AlCl4 माइनस। ठीक है, Cl ले लिया है, तो क्या हो गया, हमारा जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रोफाइल हो गया है। तो इस स्टेप की वैल्यू आपको अभी आगे समझ में आएगी, जहाँ पर ये कोऑर्डिनेट बॉन्ड बन गए हैं। ठीक है, क्योंकि ये AlCl3 लगा हुआ है तो ये कोऑर्डिनेट बॉन्ड क्या हो गया, आराम से ब्रेक होने के बाद यहाँ पर आपका इलेक्ट्रोफाइल जनरेट हो गया, जो कि क्या है, एक कार्बोकैटाइन। ठीक है, तो ये बनता है हमारा कार्बोकैटाइन। ठीक है, तो यहाँ जो इलेक्ट्रोफाइल जनरेट हुआ AlCl3 की वजह से, वो जनरेट हुआ है कार्बोकैटाइन। ठीक, तो अब इस कार्बोकैटाइन को जो भी ये जनरेट हुआ है, रीअरेंजमेंट इसमें होने की ज़रूरत है या नहीं है, वो हम एग्जाम्पल्स में पढ़ेंगे। फिलहाल हम जनरल रिएक्शन पे ही ध्यान देंगे। ठीक है, तो अब हमारा इलेक्ट्रोफाइल जनरेट हो गया R प्लस, तो यहाँ पर R प्लस हम किसको लेके चल रहे हैं, CH3 प्लस को। ठीक है, ब्रैकेट में लिखते जाओ साथ साथ में। अब हम लिखते हैं स्टेप नंबर 2। एज यूजुअल कर ही लोगे आप लोग, स्टेप नंबर 2 आराम से कर लोगे। बेंजीन आ गया आपका, ठीक है, और बेंजीन के ऊपर किसने अटैक किया, आपके इलेक्ट्रोफाइल ने, जो कि एक कार्बोकैटाइन है इस केस में। तो आपका क्या बन जाता है, प्लस, हम सीधे सीधे यहाँ पर क्या बना रहे हैं, ये सिग्मा कॉम्प्लेक्स। ठीक है, CH3 अटैच हो गया, यहाँ पर हाइड्रोजन दिखा दोगे तो ये जनरेट हो गया। अब इसी के बगल में हम स्टेप 2 दिखा देते हैं, सॉरी स्टेप 3 दिखा देते हैं। अब क्या होगा, स्टेप 3 ये नीचे। ठीक है, यहाँ पर क्या होगा, पिक्चर में कौन आ जाएगा वापस से, AlCl4 नेगेटिव आ गया। तो अब क्या हुआ, ये हाइड्रोजन निकल जाएगा AlCl4 के साथ, निकल के यहाँ पर क्या वापस हमें मिल जाएगा, AlCl3 हमें वापस मिल जाएगा, और हमारा क्या क्या हमें मिलेगा, CH3 मिथाइल बेंजीन प्लस HCl। ठीक है, तो ये रिएक्शन क्लियर है। आई होप ये जनरल रिएक्शन जस्ट हमने मिथाइल के साथ लेके की है, क्लियर होगी आप लोगों को। ठीक है, तो इसका चाहो तो स्क्रीनशॉट ले लो। ठीक है, तो ऐसा करते हैं, हम पहले इसी के कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं, जिससे कि हमारा ये वाला कंफ्यूजन पहले ही दूर हो जाए कि हमने क्या यूज़ किया तो क्या हुआ। तो बढ़ते हैं पहले एग्जांपल्स की तरफ।
तो सबसे पहला एग्जाम्पल हम ले लेते हैं। अब आई होप आप लोगों को रिएक्शन मैकेनिज्म बना बना के नहीं दिखाना पड़ेगा, लेकिन जहाँ पर भी कार्बोकेटाइन बन रहा है वो हम देख लेंगे कैसे बन रहा है। तो पहला एग्जाम्पल कर लेते हैं। बेंजीन आ गया आपके पास, यहाँ हम CH3Cl से करके देख चुके हैं, मिथाइल से करके देख चुके हैं। अब हम इथाइल से करके देख लेते हैं, C2H5Cl। ठीक है, तो एनहाइड्रस AlCl3। देखिए पहले वाले जो हमारे पास कंपाउंड्स थे, जब उनके क्वेश्चंस आएंगे, जब रिएक्शन ऑफ बेंजीन में हम पढ़ रहे थे, जहाँ नाइट्रेशन पढ़ा, ये सब पढ़ा, तो आपको इस चीज़ से बॉदर नहीं होना है, उनके क्वेश्चंस आएंगे जब। ठीक है, लेकिन जहाँ आप देखोगे कि आपको ये एल्काइलेशन दिख गया जहाँ पर, ठीक है, तो एल्काइलेशन के केस में आपको ध्यान रखना है कि यहाँ पर आपका जो कैटलिस्ट है वो क्या है। ठीक है, तो इसी सिर्फ एक यही है जो आपको रिएक्शन ऑफ बेंजीन में ज़्यादा ध्यान रखना है। ठीक है, दूर दूर तक। पहला एक हमारे पास क्या आया था, मैं आपको रिकॉल करा दूं, आइडो का एग्जांपल आया था हैलोजिनेशन में, जिसे हमें स्पेशली याद रखना था। दूसरा अब हमारे पास ये आया है केस एल्काइलेशन के अंदर, जिसे हमें ये याद रखना है। और इसमें हमें याद क्या रखना है, इसमें हमें ध्यान रखना है इस कैटलिस्ट के ऊपर कि हमें कौन सा कैटलिस्ट मिला है रिएक्ट कराने के लिए। ठीक है, तो याद रखेंगे इस चीज़ को। तो क्या हो रहा है यहाँ, हमें ये मिल गया, आपके रिएक्टेंट्स दोनों मिल गए हैं। अब इसे रिएक्ट करा के क्या बन जाएगा। अब देखो ये C2H5Cl है। ठीक है, यहीं पर देख लेते हैं, यहीं सॉल्व कर लेते हैं इसको। C2H5Cl है, तो ये कैसे लगा होगा, CH3CH2Cl ऐसे लगा हुआ होगा ये, राइट। तो क्या होगा जब AlCl3 इससे अटैच होगा, पहली रिएक्शन ही कर लेते हैं, AlCl3 इससे अटैच होगा तो यहाँ पर क्या बनेगा, पहले एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनेगा, फिर फाइनली क्या होगा, ये ब्रेक होगा और यहाँ नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, यहाँ पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ आपको दिख रहा होगा कि इस जो ये कार्बोकैटाइन जनरेट हुआ है, इसमें रीअरेंजमेंट की कोई गुंजाइश नहीं है। ठीक है, क्योंकि देखो CH3 भी था, तो यहाँ रीअरेंजमेंट का कोई मतलब ही नहीं बनता, सिंगल कार्बन एटम का कंपाउंड है, मिथाइल ग्रुप है, तो इथाइल में भी हमारे पास रीअरेंजमेंट का कोई चांस नहीं है। तो ये वाला जो हमारा कार्बोकैटाइन बनेगा, ये डायरेक्टली हम ऐसा इलेक्ट्रोफाइल से अटैच करा सकते हैं। तो यहाँ पर हम इसे CH2CH3 लिख सकते हैं डायरेक्टली, राइट। और क्या निकल जाएगा हमारा, एक हाइड्रोजन यहाँ से जाएगा लास्ट में, और Cl तो निकल जाएगा HCl। ठीक हो गया। तो ये एक एग्जाम्पल हमने कर लिया है, कैसे इलेक्ट्रोफाइल जनरेट कराया ये देख लिया, क्योंकि इंपॉर्टेंट वही है, तो एक एक स्टेप हम ध्यान में रख के यही करेंगे। नेक्स्ट एग्जाम्पल देख लेते हैं। सपोज हमारे पास एक तो रिएक्टेंट हो ही गया, दूसरा रिएक्टेंट हम ले लेते हैं, क्या लें, सॉरी, CH3 CH2 CH2Cl फॉर एग्जाम्पल ये ले लिया। ठीक है, यहाँ पर भी हमारे पास क्या है, एनहाइड्रस AlCl3। दोनों से ही साथ साथ में देख लेते हैं। अगर एनहाइड्रस AlCl3 है तब क्या होगा, और अगर एनहाइड्रस FeCl3 है तब क्या होगा। ठीक है, तो क्वेश्चन आपके सामने ये है। तो होता क्या है, पहले केस में जब हमने कहा जब AlCl3 होगा तो जनरेशन ऑफ कार्बोकैटाइन भी होगा और रीअरेंजमेंट होगा। ठीक है, तो क्योंकि क्या है, यहाँ पर 3 कार्बन आपको दिखाई दे रहे हैं। अगर आपने कार्बोकैटाइन का चैप्टर पढ़ा हुआ है तो आप देखोगे कि जब ये बनेगा पहला स्टेप, इसको थोड़ा ऊपर करती हूँ, तो जब पहला स्टेप होगा CH3 CH2 CH2, ये निकल गए हैं यहाँ से क्लोरीन, किसके साथ, AlCl3 के साथ, इन्होंने यहाँ पॉजिटिव, सॉरी यहाँ नेगेटिव बन गया है और यहाँ पॉजिटिव बन गया है। अब देखो ये कैसा कार्बोकैटाइन बना, जो कि अनस्टेबल है।
तो ये अपने आप को क्या कोशिश करेगा, स्टेबल करने की कोशिश करेगा। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, पढ़ोगे उसके बाद ये आंसर अपने आप मिल जाता आपको, क्योंकि ये जो कार्बन है इसके बगल में जो कार्बन है उसके पास हाइड्रोजन है, तो यहाँ पर कौन सी शिफ्ट हो सकती है, हाइड्राइड शिफ्ट। ठीक है, हाइड्राइड शिफ्ट हो जाएगी। हाइड्राइड शिफ्ट हो जाएगी तो यहाँ एक जो हाइड्रोजन है वो कहाँ शिफ्ट हो जाएगा, इस पर शिफ्ट हो जाएगा, और ये जो पॉजिटिव चार्ज है ये इस कार्बन पे आ जाएगा। तो जो फाइनली हमारा जो यहाँ पर इलेक्ट्रोफाइल बनेगा वो क्या बनेगा, CH3 CH पॉजिटिव CH3। ठीक है, तो अब ये अपने आप को स्टेबल महसूस कर रहा है। ठीक है, ये जो कार्बोकेटाइन बना ये अपने आप को सेकेंड डिग्री, यहाँ पर देखो कितना क्या था इसका, कौन सा था ये, फर्स्ट कार्बन पे है ना, फर्स्ट कार्बन पे चार्ज है तो 1 डिग्री का है ये। यहाँ पर क्या हो गया, 2 डिग्री है ये, तो डेफिनेटली 2 डिग्री इज मोर स्टेबल देन 1 डिग्री, ऊपर भी बताया था मैंने, तो ये ज़्यादा स्टेबल है। अब इसकी कोई गुंजाइश है रीअरेंजमेंट की, अब इसको ऐसा है कि ये 3rd डिग्री का हो सके, नहीं हो सकता, बिकॉज कार्बन ही 3 है इसके पास। तो हमारे पास जो इलेक्ट्रोफाइल जनरेट हुआ इस केस में, क्या इलेक्ट्रोफाइल जनरेट हो गया, ये वाला कार्बन बीच में आ जाएगा, जो ये आपका बीच वाला कार्बन है, 2nd नंबर का कार्बन है, उससे जाकर ये अटैच होगा बेंजीन पे, ये आ गया CH3, एक CH3 इधर आ गया। ठीक है, और ये बेंजीन रिंग बन गई, HCl निकल गया। ठीक है, इस केस में तो ये हो गया। ध्यान रखो कि अब होता क्या है, अब हमें देखना है एनहाइड्रस FeCl3 के केस में क्या होता है। तो एनहाइड्रस FeCl3 के केस में क्या होगा, जैसे कि हमारा ये बन गया CH3 CH2 CH2 Cl, अब इसको हम डॉटेड से करेंगे रिप्रेजेंट, बिकॉज इसने क्या करना है, अब फर्स्ट स्टेप में जाना है, तो हम इसे डॉटेड लाइन से कर देते हैं। और ये दूसरी तरफ किससे अटैच हो गया, FeCl3 से, दूसरी तरफ अटैच हो गया ये FeCl3। अब होता क्या है, कहानी में ट्विस्ट इसलिए आया क्योंकि जो FeCl3 के साथ जो कोऑर्डिनेट बॉन्ड बन रहा है इसका, और ये CH2 ने Cl के साथ जो बॉन्ड बना रखा है, यहाँ से ये छूट नहीं पा रहा है। ठीक है, CH2 ने अभी तक Cl को छोड़ा नहीं है और Cl FeCl3 से पूरी तरह जुड़ा नहीं है, तो ये कहीं ना कहीं कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना रह जाता है। क्योंकि जब देखो कार्बोकेटाइन का जनरेशन हो रहा था इस केस में, तो वहाँ क्या हो रहा था, एक स्ट्रॉन्ग चार्ज डेवलप हो जा रहा था। ठीक है, इसके केस में यहाँ पर स्ट्रॉन्ग पॉजिटिव आ जा रहा था, और इसके केस में यहाँ से ब्रेक होने के बाद स्ट्रॉन्ग नेगेटिव आ जा रहा था। लेकिन इस केस में क्या होता है, क्योंकि FeCl3 एनहाइड्रस AlCl3 के बराबर उतना ज़्यादा इलेक्ट्रोफिलिक इफेक्ट नहीं दे रहा है, इसलिए क्या होता है, ये बॉन्ड अटैच रह जाते हैं। ठीक है, और इस केस में बहुत ही थोड़ा सा पॉजिटिव चार्ज और बहुत ही थोड़ा सा नेगेटिव चार्ज जनरेट होता है। तो बेसिकली क्या हो रहा है यहाँ पर, पोलराइजेशन, पोलराइजेशन। ठीक है, याद आ रहा होगा पोलराइजेशन हमने कहीं पर पढ़ा था पिछले लेक्चर्स में, पढ़ना और ध्यान करना। ठीक है, कौन से किस रिएक्शन में पढ़ा था। तो पोलराइजेशन हो गया यहाँ, अब पोलराइजेशन हो गया तो जहाँ से पॉजिटिव चार्ज था वो एरिया जाके सीधे सीधे हमारी बेंजीन रिंग पे अटैक कर देता है, CH2 CH2 CH3। ठीक है, पूरा ही बना देते हैं हम, इसका इंटरमीडिएट नहीं बनाएंगे, और यहाँ से Cl FeCl FeCl3। ठीक है, तो ये पूरा का पूरा जाके अटैच हो गया। अब होता क्या है, जब फाइनल स्टेप होता है, फाइनल स्टेप में क्या करना है हमें, रिमूवल ऑफ ओल्ड इलेक्ट्रोफाइल करना था ना,
तो फाइनल स्टेप में जाते जाते बना ही देती हूँ मैं। फाइनल स्टेप में क्या होता है, ये जो हाइड्रोजन है अपना इलेक्ट्रॉन यहाँ देके जा रहा है, जब निकल रहा है तो सीधे सीधे वो यहीं से निकल के चला जाएगा। ठीक है, हाइड्रोजन ये क्लोरीन निकल के इस हाइड्रोजन के साथ यहीं से चला जाएगा और HCl बन जाएगा और FeCl3 में आप अलग हो जाएगा, तब जाकर इसका ये कोऑर्डिनेट बॉन्ड ब्रेक होगा। राइट, तो मोर स्टेबल कंपाउंड मिल जाएगा, क्लोरीन को मोर स्टेबल चीज मिल जाएगी। बाबा जी मिल गए, है ना, बाबा जी के पास तो बढ़िया है कि एकोमोडेट कर लेंगे क्लोरीन का लोन पेयर जो है। तो इन्होंने आराम से क्लोरीन को के साथ बॉन्ड बना लिया। बेचारा क्लोरीन अभी तक तो कोऑर्डिनेट बॉन्ड में था, अब उसे चाहिए अपने लिए एक स्टेबल कंपाउंड, तो उसने HCl चूज किया बनने के लिए। तो इन्होंने बाबा जी को अपने साथ लिया और ये बाहर निकल गए। ठीक है, और FeCl3 ऐसे ही बाहर निकल गया। तो यही रीजन है क्यों FeCl3, इसको ध्यान रखना बहुत अच्छे से कि क्यों FeCl3 ये रिएक्शन ऐसे दे रहा है, कार्बोकेटाइन क्यों जनरेट नहीं हो रहा है FeCl3 के साथ, और क्यों जनरेट हो रहा है AlCl3 के साथ। ठीक है, तो थोड़ा सा रिवीजन ये है कि AlCl3 के केस में ये बॉन्ड यहाँ से ब्रेक होता है और पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज जनरेट हो जाता है, ये AlCl3 के केस में है। लेकिन FeCl3 या फिर कोई भी और इससे थोड़ा सा वीक इलेक्ट्रोफाइल क्या करेगा, कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाए रखेगा, उसे ब्रेक नहीं होने देगा। ठीक है, और एज इट इज जाके यहाँ पर अटैक करेगा। राइट, तो अटैक करेगा और ऐसे अटैच हो जाएगा। फिर यहाँ का हाइड्रोजन जो है वो इस Cl के साथ में निकल के डायरेक्टली यहीं से HCl बना देगा और FeCl3 अलग हो जाएगा। तो ये रिएक्शन डायरेक्ट इस बेंजीन के ऊपर ही हो रही है। ठीक है, लास्ट वाला पॉइंट भी। तो फिर इसका प्रोडक्ट लिख लेते हैं हम। तो हमारा फाइनल जो इस कंपाउंड का प्रोडक्ट आया है, AlCl3 के केस में ये बना और FeCl3 के केस में ये बन जाएगा CH2 CH2 CH3 प्लस HCl। ठीक है, आई होप आप लोगों को ये अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब मैं आप लोग को कुछ एक्सरसाइज करने के लिए देती हूँ। ये एग्जाम्पल्स आप ट्राई करिएगा, कोई दिक्कत आएगी तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिख के पूछिएगा। कोशिश करूँगी कि अगर आप लोगों से नहीं हो रहा है तो एक वीडियो बनाऊँगी उसके बाद में, और वैसे तो मुझे लगता है आप लोग कर लोगे डेफिनेटली। तो कुछ एग्जाम्पल्स ये नोट कर लीजिए। तो ये कुछ एग्जाम्पल्स हैं जिन्हें आप प्रैक्टिस करोगे। यहाँ 4 लिखे हैं, लेकिन चालाकी किया मैंने, 4 लिख के आपसे 1 2 3 4 5 6 एग्जाम्पल्स करवा रही हूँ, लेकिन आप करके देखोगे, ये आप ही के लिए अच्छा है, जितना प्रैक्टिस करोगे उतना अच्छा है। तो आई होप आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी इसमें। अच्छा, एक हिंट दे देती हूँ एक एग्जाम्पल के लिए। ठीक है, तो इस वाले एग्जाम्पल के लिए एक हिंट है आपके पास, यहाँ पर मिथाइल शिफ्ट होगा। ठीक है, हिंट है ये, हिंट मिल गया। अब कोशिश करिएगा। ठीक है, तो हिंट मिला है आपको कि इस वाले में मिथाइल शिफ्ट होना है जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रोफाइल के वक्त, क्योंकि यहाँ पर AlCl3 दिख रहा है आपको। ठीक है, तो ठीक है, कोशिश करेंगे इन एग्जाम्पल्स को करने की। आज मैंने सोचा था कि मैं आपको एसाइलेशन भी बता दूंगी, सिंपल सा था, लेकिन ऑलरेडी हम आधा घंटा ले चुके हैं इस लेक्चर में, तो ज़रूरी भी था इन कॉन्सेप्ट्स को समझना। जल्दबाजी कुछ नहीं है, आराम से समझना चाहिए किसी भी कॉन्सेप्ट को। ठीक है, तो हम नेक्स्ट लेक्चर में कवर करेंगे फिर एसाइलेशन। राइट, ओके, ऑल द बेस्ट फॉर योर असाइनमेंट। कोई भी दिक्कत होगी तो आस्क मी इन कमेंट बॉक्स। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।